ओ केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देश देश जी पधारो म्हारे देश। प्यार की तलाश में यूं फिरा न कर ऐ दिल, प्यार की तलाश में। किसी एक शो में आना या किसी एक, इट्स नॉट दी ओनली थिंग। अगर जैसे मैं अभी बिना सोचे इस इंटरव्यू से उठ के चले जाऊं, इट विल बी, एआई शायद ऐसा ना करे। एआई बहुत तर्क बीच में ले आएगा। संगीत ऐसी चीज़ है जो हम सिखों में ना बचपन से ही डाली जाती है। एक इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर। गुरबाणी, कीर्तन, बिन पागा सतसंग न लबे, बिन संगत मैल परिजय जियो। एक चीज़ है जो हमेशा मुझे मेरी मम्मी कहती है कि बेटा, जो तुझे इतने लोग पसंद कर रहे हैं ना, जो तेरी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, तेरी तारीफ़ नहीं कर रहे, तो तेरे अंदर जो म्यूज़िक है ना उसकी कर रहे, तो कभी घमंड मत लेके। एक सुर, एक याद और एक दर्द, सब एक ही गाने में। ये कमेंट आया है प्यार की तलाश गाने के कमेंट में, और ये गाना लिखा है स्नेहदीप सिंह कलसी ने, जो कि मेरे सामने बैठे हैं। स्नेहदीप, जब ये प्यार की तलाश आपने गाना लिखा तो कौन से साल में लिखा, और क्या था आपके माइंड में कि इस गाने को लिखते वक्त कि इस तरीके से मैं इस गाने को लिखूं? ये गाना मैंने 2012 में लिखा था, और तब आई वॉज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक सिचुएशन। इज़ व्हेन दिस सॉन्ग केम टू मी। मुझे आज भी याद है, मैं अपने रूम में बैठा था अहमदाबाद में, रियाज़ कर रहा था, और तब ही ये लाइंस और ये धुन आई थी मुझे। सो देन वन आफ्टर द अदर द लाइंस started flowing, and that's how the song came into existence. अब प्यार की तलाश खत्म हो चुकी है? हाँ, मतलब वो तो चलती रहती है। प्यार प्यार मेरे हिसाब से, जब मैंने गाना लिखा भी था ना, तो उसका मेन मोटिव ये नहीं था कि जो रोमांस वाला लव हो, वो नहीं था। प्यार यूनिवर्सल भी होता है। जब तक प्यार आपके अंदर आप महसूस नहीं करते हो, लव इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग, इज़ अ स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। जब आपके अंदर प्यार होता है तभी आप दूसरों को दे पाओगे ना। तो वो, ये ऐसा मेरा मानना है। मेरा और कुछ गाने जिसके ऊपर मैंने इसका जिक्र किया है। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेरे लिए प्यार का डेफिनेशन है। वो आपके तो नाम में ही प्यार है, स्नेह। जी। सारे गामा के साथ आपका ये फर्स्ट कोलैबोरेशन था। जी। जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया, आपके साथ उनके कोलैबोरेशन की बातचीत हुई, तो क्या लगा? क्योंकि आप एक वायरल सेंसेशन तो बन ही चुके थे जब पीएम मोदी के ट्वीट के बाद आपके गाने की हर जगह चर्चा हो रही थी, और आपने 4-5 भाषाओं में जब वो गाना गाया था। लेकिन सारे गामा की तरफ से जब आपको अप्रोच किया, तो आपने क्या सोचा कि मैं इसी गाने को लॉन्च करूँ उनके साथ में? तो एक्चुअली सारेगामा के साथ एक गाने की नहीं, काफ़ी गानों का वो हुआ था। तो जब साइनिंग हुआ सारेगामा के साथ, तो और ओरिजिनल रिलीज़ करने का प्लान था हमारा, तो मैंने सोचा कि इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि ये 2012 से लिखा हुआ, कंपोज किया हुआ है, और मुझे लगा कि इससे शुरुआत करनी बेटर रहेगी। सबसे पहला भी गाना है जो लाइफ का मैंने खुद लिखा था और कंपोज किया था, तो इसको पहले ही रिलीज़ करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने सोचा था कि सीक्वेंस में ये पहले रिलीज़ करते हैं। इस गाने के अच्छे खासे व्यूज़ भी आए हैं, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। कमेंट्स पढ़े तो सबसे प्यारा कमेंट कौन सा लगा? 2-3 कमेंट्स हैं जो मुझे अच्छे से याद हैं। एक कमेंट तो ये था कि एक सरदार को अगर उस पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, और इस तरीके का गाना एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने, तो वो एक कमेंट था जो मुझे याद रहा। दूसरा ये कमेंट था कि मतलब द काइंड ऑफ राइटिंग दैट इज़ देयर, इस गाने की जो लिखावट है, और जो बहुत ही सेंसिबल लगी उस जिसने भी, ये व्यूअर ने कमेंट किया था कि इसके बोल बहुत प्यारे लगे और बहुत सिंपल और कैची। ये तो बहुत ही कॉमन फीडबैक जो मुझे सभी से मिला कि बहुत सिंपल और कैची है, कि गाना बन होके अगर आप कहीं और चले गए, आपके दिमाग में रहता है और आप हम करते उसको। और फिर लोगों ने मुझे टेक्स्ट भी किया कि यार तेरा गाना, आई वॉज हमिंग, मतलब दिमाग में नहीं था, अचानक से आई वॉज हमिंग, मुझे धुन
रह गई दिमाग में। तो ये कुछ कमेंट्स थी जो मुझे। मैं भी इस गाने को आज सुन रहा था तो मैं भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा था। तो एक सवाल मेरे माइंड में आया कि क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ कि आप बस में या कहीं भी बैठे और एकदम से आपके बगल से कोई लड़की आती है और आपको एकदम से पसंद आ जाए, जैसा इस गाने में एक जगह है एक सीन। वीडियो स्टोरी में है। वीडियो स्टोरी। बस मैं तो नहीं, बोला राह चलते ज़िंदगी में तो ऐसा कई बार होता है हाँ कि आप किसी को देखते हो, आपको पसंद आते हैं लोग। हाँ, ऑफ कोर्स सभी के साथ जैसे होता है ऐसे हुआ है। हाँ। लेकिन मेमोरेबल या बहुत ज़्यादा देर तक कोई दिमाग पे, दिल पे आपके छाप छोड़ जाए, ऐसा बहुत कम होता है। हार्ट ब्रेक जो हुआ था, आजकल लोगों के साथ हार्ट ब्रेक होते रहते हैं और हुए भी हैं, लेकिन आजकल जो रिलेशनशिप्स जो टूट रही हैं उनको अभी भी प्यार की तलाश है। शादी होने के बाद भी आपने जैसा कहा ना, प्यार की तलाश कभी खत्म नहीं होती है। जी। तो मैं उसको शादी से जोड़ रहा। तो क्या मान लेना चाहिए कि शादी हो गई है तो प्यार की तलाश खत्म हो जाए, रुक जाए या ठहर जाए? डिपेंड करता है आप उस प्यार को किस मायने से देख रहे हैं, है ना। मुझे लगता है ये एक आजीवन चीज़ है, ताउम्र अपने ऊपर काम करते रहना पड़ता है इसको लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि प्यार के मायने ज़िंदगी में बदलते रहते हैं और ये एक ताउम्र की खोज है। प्यार एक, जैसे मैंने कहा, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, ठीक है। अगर बहुत लेमैन्स टर्म में बात करें और अगर मतलब ऊपरी ऊपरी सतह पर ही रहें तो हाँ, एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाती है, फिर वो बदल जाती है कि आप अपनी जीवन में जो चीज़ कर रहे हो उसके प्रति आपका प्यार आता है। बच्चे हों, चाहे माँ बाप हो, जो जिम्मेदारियाँ हो, अपना काम हो, पैशन हो, कुछ भी हो सकता है। और मुझे नहीं लगता ये किसी एक पॉइंट पे आके ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक प्यार है तब तक ज़िंदगी है, ठीक है। और बस उसके मायने बदल जाते हैं आपके लिए। और तलाश तलाश सदा कभी बरकरार नहीं रहती ख़त्म है। होती है इसकी। हाँ। इसी तलाश में हमें कहीं ना कहीं कंटेंटमेंट लाना पड़ता है। तो जब वो स्टेज रीच करते हैं, थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएगा, लेकिन जब वो स्टेज आप रीच करते हैं लाइफ में, जब यू आर फिल्ड विथ लव, जब दिल में आपके प्यार भर जाता है, तब शायद वो कंटेंटमेंट आती है, जब आप सभी लोगों को उस तरीके से देखते हैं जिसे मैं यूनिवर्सल लव की बात कर रहा था। बाकी जैसे टीनेजर अगर हैं आप, तो एक अलग तरीके से आप उस लेंस से देखेंगे प्यार को। फिर रिक्शा में, बस में, जैसा आपने मुझे पूछा, तो वहाँ एक अलग तरीके से देखेंगे। अगर आप एक मतलब अडल्ट हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपना कारोबार है आपका, फिर उसके बाद जब आप बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग, तो सबका अपना अपना एक लेंस होता है। तो प्यार तो हर कोई ढूंढ रहा होता है। कभी आप पेट्स में भी ढूंढते हैं वही चीज़, वो लगाव, वो प्यार, है ना। वो प्यार बनते हैं आप उसको एम्बॉडी करते हैं, एंड इसीलिए फिर आपके आसपास की वाइब्रेशन भी वैसी होती है और लोग भी आपको उस तरीके से देखते हैं, यार ये बड़ा प्यारा बंदा है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आप में प्यार है, अब वो उस तरीके से व्यवहार करते हैं सभी के साथ। प्यार को लेकर एक और सवाल करूंगा। आपको क्या लगता है कि एक सर्टेन एज पर प्यार की जो एक होती है ना तरंग, जिसे हम कह सकते हैं, वो ज़्यादा होती है कि एक उम्र के बाद वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है? आपका नज़रिया क्या है इस बात में? क्योंकि एक जो राइटर जो होता है ना, जहाँ तक हूँ उस उम्र तक बात कर सकता हूँ, उसके आगे का तो जो देखा है वही बता सकता क्योंकि एक जो राइटर होता है जी, है ना, और जो गाने वाला होता है, आप दोनों ही हो। हाँ। मैं कहा वो बहुत डीप सोचता है। हाँ। उसके एक जो बोल होंगे ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक अर्थ होगा। तो जब आप एक गाना लिखते हो तो आप किस पॉइंट पे जाकर के लिखते हो? आई थिंक जितने भी लोग लिखते हैं गाना, जो भी आर्टिस्ट्स हैं, चाहे वो पेंट करते हैं, किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं, वो दो चीज़ों से करते हैं। एक जो उन्होंने अनुभव किया है और एक जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और मुझे लगता है जो आर्टिस्ट लोग होते हैं जो ये चीज़ें क्रिएट करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से बाकी लोगों के अनुभवों को भी ऑब्जर्व करके अपने आर्ट में उतार पाते हैं। तो दोनों, सॉरी सवाल भूल गया मैं, सवाल क्या था? सवाल यही था कि एक सर्टेन एज पे आकर के ही वो प्यार। एज, हाँ, मुझे नहीं लगता उसका एज से कुछ लेना देना है। आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर स्टेज पे इनफैक्ट और मैच्योर हो जाता है। फ्रॉम इन जनरल लोगों के पर्सपेक्टिव से मुझे ये लगता है कि हाँ, शायद एक पॉइंट के बाद वो जो आपने तरंग की बात की, वो शायद एक अलग बहाव में चली जाती है, ठीक है। वो चैनलाइज अलग जगह हो जाती है। जैसे मैंने कहा, बचपन में आप एक तरीके से प्यार को देखते हैं, वो लेंस चेंज हो जाती है। फिर आप जब बड़े हो जाते हैं, एक उम्र के बाद आप एक अलग तरीके से संसार को, प्यार को देखते हैं। तो मायने बदलते रहते हैं हर एज में। आगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? क्या होगा गानों में?
क्या आपके गानों में इमोशनल स्टोरीज होंगी, प्यार होगा, रोमांस होगा, या कभी आप रॉकस्टार टाइप की कोई छवि में आएंगे जैसे हम यो यो हनी सिंह को देखते हैं? तो इस साल जितने भी रिलीजेस हैं वो सारे उनका, अगर आप लिरिकली बात करें या थीमेटिकली बात करें, तो सारे दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द मैटर्स ऑफ हार्ट, प्यार और रिलेशनशिप्स के अराउंड एक ही यूनिफॉर्म थीम है उन सभी का। म्यूजिकली वो डिफरेंट होंगे, म्यूजिकली अलग अलग टेम्पो, अलग अलग प्रोडक्शन के अलग अलग म्यूज़िक स्टाइल होंगे उनमें। एक चीज़ जो कॉमन मुझे लगती है, अब इतने 1-2 साल से जब से मैं बना रहा हूँ और लिखने के बाद जब जो गानों को अब मैं देखता हूँ एक जूम आउट करके, तो मुझे लगता है लिरिकली वो वही डीप सोलफुल और फिलोसफिकल बातें होंगी। उनको बस प्रेजेंट करने का उनका जो लिबास होगा वो थोड़ा बहुत बदल जाएगा म्यूज़िकली, तो वैरायटी होगी उसमें। आपने केसरिया गाया था जी 5 अलग अलग भाषाओं में, जी। एक अलग ही एक्सपेरिमेंट था, लोगों को पसंद आया, पीएम मोदी ने भी उसकी तारीफ की। उसके एक्सपीरियंस तो हमने लगभग जान लिए हैं, लेकिन अभी एक जो एक्सपीरियंस नया हुआ, एक नया एक्सपेरिमेंट जो हुआ है, जो यो यो हनी सिंह ने कर दिया, दीदिया के देवरा, भोजपुरी और प्लस हाँ, हिंदी, ये आपको एक्सपेरिमेंट कैसा लगा? मैंने ऑनेस्टली नहीं सुना पूरा गाना, मैंने आई नो अबाउट द टाइटल हाँ, कि हाँ, इस मैनिएक। तरीके का कुछ हुआ है। हाँ मैंने, बट ये पूरा सुना नहीं है। हाँ हाँ एज लॉन्ग एज सभी को पसंद आ रहा है तो चल रहा है। आई थिंक हर तरीके की ऑडियंस है, एंड टेस्टफुली अगर आप उसको मिक्स करें तो अच्छा लगता है ना। भेलपूरी भी अच्छी लगती है लोगों को, लेकिन अगर आप एकदम ही, अगर आप भिंडी की सब्ज़ी लें और सॉस लें, उसके साथ केचप लें और फिर कुछ और मैगी डाल दें उसमें और ऐसा कुछ कर दें, आइसक्रीम में डाल दें, तो वो नहीं हाँ, अच्छा जैसे लगेगा। कि इंस्टाग्राम रील में दिख जाए। जैसे इंस्टाग्राम में दिखता है, बट मुझे लगता है अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो वो सफल मिक्सचर होगा। तो या आपकी नज़र में आप किस सिंगर की तरह बनना चाहते हो, मतलब कि आपके लिए वो बेस्ट है, दी बेस्ट टाइप का कौन है आपके ऐसा? मैं किसी के जैसा तो नहीं बनना चाहता, या अपना खुद का एक वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते अपनी हो? अलग जगह बनाना चाहता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स हम इन्फ्लुएंसेस तो हमारे, जिनसे हम वी लुक अप टू, उनसे लेते ही हैं। मेरे तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, चाहे आप पुराने सिंगर्स ले लीजिए, मोहम्मद रफ़ी ले लीजिए, मेहदी हसन साहब ले लीजिए, गुलाम अली जी ले लीजिए, आज के ज़माने में अरिजीत है, अली सेठी है। मतलब उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई है, अपनी आवाज़ से भी, अपनी अदाकारी से भी, अपनी पर्सनालिटी से भी। जैसे अब अरिजीत की बात करें तो मतलब ही इज़ अ वर्सटाइल सिंगर, वो हर तरीके के गाने गा लेते हैं और मुझे लगता है कि म्यूज़िकली बहुत साउंड है, अपने क्राफ्ट को बहुत अच्छे से समझा है, उसके ऊपर मेहनत की है, उन्होंने मेहनत की है ना। तो मुझे वो चीज़ बहुत आकर्षित करती है, अगर किसी ने अपने ऊपर काम किया है, मेहनत की है और अपनी अलग जगह बनाई है, अपने गले को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचा और हर जगह अपनी एक छाप छोड़ी है। आज उनका एग्जाम्पल सभी देते हैं। तो वो चीज़ मैं कोशिश करना चाहता हूँ अपने लिए इस लाइफ में कर सकूँ, जहाँ मेरी अपनी एक अलग जगह हो, जहाँ म्यूज़िकली अपने क्राफ्ट को लेकर मैं बेहतरीन बन सकूँ और कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ मेरी तरफ से, है ना। सिर्फ गाना तो नहीं है, क्या मैं ऐसा दे सकता हूँ। इसलिए अभी आप देखें, गाना भी जो प्यार की तलाश है सिंपल गाना, उसमें कुछ ज़्यादा मैंने क्लासिकली ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन सिंपल भी मुश्किल होता है ना ऑडियंस को, लेकिन दिल को सिंपल ही छूता है। तो वहाँ तक भी पहुँचना और उसको और कैसे, किस तरीके से ऑडियंस को छू सकते हैं, क्या चेंज या क्या वैल्यू मैं उनकी लाइफ में ऐड कर सकता हूँ, उनको मेरा गाना सुन के अगर अच्छा लगे, दिन भर की थकान उनकी अगर ख़त्म हो, इफ़ दे कैन गेट एंटरटेन्ड, मज़ा आए, किसी एक नॉस्टैल्जिया में चले जाए, या कुछ उन्हें किसी तरीके की फीलिंग हो जो उनको रिलैक्स करे या जो उनको मज़ा आए, तो आई थिंक मेरा वहाँ काम होगा, उन्हें याद रहे। तो मैं वैसी एक जगह बनाना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, अप्रिशिएट करें और उन्हें याद रहे, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा महसूस कर पाए। आप जैसे कि बचपन से गुरुवाणी करते थे, कीर्तन करते थे, कभी मन में नहीं आया कि मैं सिंगिंग को तो बहुत ज़्यादा पसंद करता ही हूँ, तो कभी इंडियन आइडल जैसे शो में जाऊँ, कभी ऐसा ट्राई किया था? हाँ, मतलब ऑडिशंस तो मैंने दिए थे। हाँ। सिलेक्शन नहीं हुआ एक पॉइंट के बाद, एक स्टेज के बाद। अच्छा। मुंबई राउंड्स तक भी आया था। लेकिन शायद तब तैयारी इतनी नहीं होगी, या और लोग होंगे जो मुझसे बेहतर होंगे। तो लेकिन कभी ऐसे सोचा नहीं कि यार ये शो पे
नहीं आया तो यार मतलब कुछ अचीव नहीं किया। उसके अलावा बाहर मैंने बहुत कुछ दूसरा किया है और अभी भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, तो वो तो चलता ही रहेगा आई थिंक। बट किसी एक शो में आना या किसी एक, इट्स नॉट दी ओनली थिंग। एआई से आपको कितना खतरा लगता है, एक सिंगर होने के नाते, एक राइटर होने के नाते भी, क्योंकि एआई आजकल बहुत लोगों के लिए खतरा बन चुका है, खासतौर पे आर्टिस्ट लोगों के लिए जो गा रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, इवन मीडिया के लोगों के लिए भी खतरा है, कंटेंट राइटर के लिए भी खतरा है। तो आपको क्या लगता है, क्या एआई एक सिंगर की जगह कभी ले पाएगा? एआई इज़ स्मार्ट बट इट इज़ नॉट आर्ट। तो जो ह्यूमनाइज करना है गाने को, जो फीलिंग्स लेके आनी है, वो तो ह्यूमन ही ला सकता है। एआई कैन बी मेड टू बी परफेक्ट, उसमें परफेक्शन आप लेके आ सकते हैं, बट वो रोबोटिक हो जाएगा ना। मतलब और सुंदर सुंदर चीज़ें सारी परफेक्ट नहीं होती हैं, उनमें इम्परफेक्शंस होता है, इसलिए वो सुंदर होती हैं। और वो इम्परफेक्शन, वो फ्लॉज एआई निकाल देगा। इमोशंस वैसे नहीं ला पाएगा जिस तरीके से, जहाँ जैसा चाहिए। कितना ही आप उसको ट्रेन करेंगे, और कर भी लेंगे तो मतलब ठीक है ना। मतलब आर्टिस्ट्स इन ट्रू सेंस, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपको इन सब चीज़ों से डर नहीं लगेगा। आपको आपकी आर्ट में ही इतना मज़ा आता है। ये अगर आके कल ओवर पावर भी कर लेगा तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे से तो जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं ले लेगा ना। जो मेरे हाथ में है वो अपना कुछ करेगा, इमिटेट कर लेगा, कॉपी कर लेगा, जो चाहे वो कर लेगा, ठीक है ना। लेकिन जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ वो तो मेरे से नहीं ले लेगा ना। तो वो तो मैं ही कर पाऊंगा जो मैं करता हूँ। एआई वो करता है जो हम सभी लोगों ने उसको फीड किया है, वो लर्न कर रहा है पैटर्न से और वो कर रहा है। तो वो ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन आज मैं हूँ, कोई और सिंगर है, जितने भी हैं वो अपना एक एसेंस उसमें डाल रहे, अपनी एक सोल उसमें डाल रहे। एआई में सोल थोड़ी है, सोल तो इंसानों में है। तो वो, और उस लेवल तक तो एआई नहीं पहुँच सकता ना। हम कुछ, कभी पता है लाइफ में हम कुछ कर रहे होते हैं और अचानक ही कुछ और करने लगते हैं बिना लॉजिक का। अगर जैसे मैं अभी बिना सोचे इस इंटरव्यू से उठ के चले जाऊं, इट विल बी, एआई शायद ऐसा ना करे। एआई बहुत तर्क बीच में ले आएगा, लॉजिकली करेक्ट है, नहीं है वो, कि नहीं आई थिंक आई एम प्रोग्राम टू डू दिस, मे बी करे, नहीं करे, मोस्टली नहीं करेगा। इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है, इंसान पागल भी हो जाएगा, फिर अपनी सेंसेस में भी आ जाएगा, ठीक भी हो जाएगा। एआई भी हो सकता है अगर उसका मैल फंक्शन हो जाए, लेकिन ह्यूमन इज ह्यूमन बिकॉज ऑफ दैट ऑल दोज रीजंस ना। तो वो सोल है उसकी, वो इस तरीके का है, वो एआई नहीं ला पाएगा। अभी आप किस तरीके का गाना गाना पसंद करेंगे, या आप हर तरीके का, एक सिंगर होता है ना जो सब जैसे गाने गा लेता है? ऑनेस्टली मैं अभी भी वो चीज़ फिगर आउट कर रहा हूँ। कुछ पसंदीदा हैं मेरे जिनकी तरफ मेरा झुकाव है, जैसे जिस तरीके के, जैसे सोलफुल रोमांटिक नंबर्स हो गए, ठीक है। आई थिंक रैप इज़ समथिंग जो मैंने नहीं एक्सप्लोर किया और मुझे नहीं लगता वहाँ तक मैं जा सकता हूँ। मेटल रॉक इज़ समथिंग, एक तरीके का जो मैंने नहीं किया और वहाँ तक अभी जा सकता हूँ। बट आई वुड डेफिनेटली, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं वर्सेटाइल हो सकूँगा, हर तरीके के गाने गा सकूँगा। अब वो मेरी आवाज़ पे सूट होंगे नहीं होंगे वो अलग चीज़ है। यहाँ मे बी मेरी आवाज़ में कुछ अलग साउंड करे, एक अलग तरीके का हो, राइट। तो मैं ट्राई तो सभी कुछ करना चाहूँगा, कभी ना नहीं कहना चाहिए। क्या पता, मतलब मुझे नहीं पता ना, मैं सोच रहा हूँ ये शायद मेरी आवाज़ में अच्छा ना लगे, लेकिन ऑडियंस को अच्छा लगे, और मुझे लग रहा है कि यार ये मैं ऐसा बहुत बेहतरीन गा सकता हूँ, ये जो है तो मैंने नेल कर दिया, और ऑडियंस बोले नहीं, तो वो मैं तो जज नहीं कर सकता उसको। तो मैं आई एम ओपन टू एक्सपेरिमेंट सब करेंगे, फिर देखेंगे क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है। आजकल इंडिया में सिख लड़के खासतौर पे सिंगर अच्छे खासे चमक रहे हैं। हाँ, कितनों के नाम लिए जाएं, दलेर मेहंदी से लेके अब तक के हम जितने भी सुने जा रहे हैं जी। तो क्या बात है, कुछ ऐसा क्या कर रहा है पंजाब या सिख लोग, क्या कर रहे हैं जिस वजह से संगीत की दुनिया में लगातार नाम कमाते जा रहे हैं? आई थिंक म्यूज़िक इज़, संगीत ऐसी चीज़ है जो हम सिखों में ना बचपन से ही डाली जाती है। एक इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर। गुरबानी, कीर्तन, हर संडे, हर दिन अगर आप सिख फैमिली में हैं तो पाठ, पूजा, कीर्तन, ये जो भी गुरुद्वारे में होता रहता है, इट्स अ वेरी इंटीग्रेट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, आवर कल्चर। इवन जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है, उसको अगर आप देखें अगर, तो उन्हें 31 रागों में इंडेक्स किया गया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्ट्रक्चर ही पूरा जो है वो राग आधारित है। वो काफ़ी सारे कवियों की उसमें काफ़ी सारी वाणियाँ कवियों की सम्मिलित हैं। वाणी है, गुरुओं की है, भट्टों की है, कवियों की है,
जैसे संत कबीर जी हैं, बाबा फरीद है, बिल्कुल। नामदेव है, त्रिलोचन है, ऐसे बहुत सारे कवियों की उसमें बाणी है। तो पोएटिक भी है वो, रिच, और रागों पे आधारित है, तो म्यूज़िकली भी वो बहुत है। अगर आप पंजाब चले जाएं तो वहाँ तो इंस्टीट्यूट्स हैं जो राग आधारित गुरबाणी शब्द कीर्तन सिखा रहे हैं। तो बचपन से ही लोगों को तंती साज हो गए चाहे, या वोकली क्लासिकल म्यूज़िक हो गया, वो उनके अंदर डाला जा रहा है। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब आपके बचपन में, आपके कल्चर में जब वो इस तरीके से इम्बाइब्ड हो, इतना ज़्यादा घुला मिला हो, तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है। कोई गुरुवाणी सुनाना चाहेंगे, कोई 2 लाइन जो आपके दिल के बहुत करीब हो? तो जो मेरी मम्मी ने मुझे पहला शब्द सिखाया था वो मैं बताता हूँ। वो ऐसे था कि बिन पागा सतसंग न लबै, बिन संगत मैल परिजय जियो। इसका मतलब ये होता है कि बिना भाग के सत्संग नहीं मिलती है। बिन भागा सत्संग ना लवे, बिन संगत, और अच्छी संगत के बिना, बिन संगत मैल भरीजे जियो। तो मन के अंदर जो मैल होती है वो जाती नहीं है। तो अच्छी संगत करने से और प्रभु का नाम जपने से वो मैल जाती है, और वो भाग्य के बिना नहीं मिलती है। सत्संग भाग्य के बाद नहीं मिलता। ये बात एकदम बिन करेक्ट वो होता है। अच्छे भाग होते हैं तब जाके आपको अच्छे लोग, अच्छी संगत मिलती है। तो ये अच्छी सब। मम्मी पापा कभी खुश होते हैं आपकी इतनी जर्नी को लेकर? कभी रिएक्ट कैसे करते हैं? वो बहुत ही खुश होते हैं। हाँ। रिएक्ट इतना नहीं करते, जताते नहीं है? हाँ जताते नहीं, बट वो खुश बहुत होते हैं। अच्छा। बहुत ही होते हैं, हमेशा ही खुश रहते हैं। फूले नहीं समाते। लेकिन एक चीज़ है जो हमेशा मुझे मेरी मम्मी कहती है कि बेटा, जो तुझे इतने लोग पसंद कर रहे हैं ना, जो तेरी इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, तेरी तारीफ़ नहीं कर रहे, तो तेरे अंदर जो म्यूज़िक है ना उसकी कर रहे, तो कभी घमंड मत ले गया ना। तो वो चीज़ हमेशा रहती। तो जब भी बात करेंगे ना तो मम्मी यही बोलेगी कि हाँ, तो गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहिए कि तुझे ये चीज़ मिली है, सबको नहीं मिलती है। सो जस्ट स्टे हम्बल। तो वो मुझे जब भी बात करेंगे तो खुश तो होंगे, लेकिन 2-3 मुझे ऐसी चीज़ें बोल देंगे कि तो थोड़ा सेम। ज़मीन पे रहो। मेरी मम्मी पापा भी यही करते। पापा तो बहुत कम बोलते हैं, मम्मी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मम्मा ही कह ही generally। देती है। कुछ ऐसा एक आध ऐसी वो भी अपने मुंह से वाणी निकाल ही देती है। हाँ, बट आई थिंक वो एक तरह से वो कोट्स हैं, लाइफ के लेसन्स हैं जो मैं अपने पास रखता हूँ। तो हाँ, वैसे होता है उनका रिएक्शन। बॉलीवुड में आजकल आजकल रिमिक्स कल्चर काफ़ी चल रहा है। हाँ, भर भर के रिमिक्स आ रहे हैं। पुराने गाने हैं, उनको थोड़ा सा उसमें म्यूजिक डाल के, कुछ भी कंपोजर ने कुछ भी किया और वो दोबारा से रिलीज कर दिया। और फिर कह दिया जाता है कि गाना हिट हो चुका है। हाँ, जबकि अलका याग्निक, इला अरुण जैसी जो बड़ी सिंगर्स हैं, वो सिंगर्स गा रही चुके हैं, उन्होंने ये कहा है अलग अलग मंचों पे कि वो गाना पहले से हिट था, जी। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं। तो आपका क्या मानना है कि क्या नई लिखावट नहीं हो रही है, या गायकों को वो मौका नहीं मिल रहा है, या हमारा एक वो ऐसा एक मतलब फॉर्मूला बन चुका है कि जो हिट है उसी को दोबारा से रिमिक्स करके चला दो? आप इसका फॉर्मूला तो पता नहीं, बट इसका सोल कहाँ है, मतलब इसका कोर विनिंग फॉर्मूला कहाँ है? क्योंकि पुराने गानों में मेलोडी होती थी, कोई बात होती थी, कोई शब्द ढंग के होते थे, कुछ कह रहे थे आप, कोई सिचुएशन है उसके ऊपर आपने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं, उसे गाया भी उस तरीके से, इसलिए वो तब चलता था। आज भी अगर आप उसको लिबास बदल के रीमिक्स करके ले आए, वो चलता है। वो इसलिए नहीं चलता है क्योंकि आपने रीमिक्स किया है, इसलिए चलता है क्योंकि उसमें बात पहले से थी। अगर आप फोक म्यूज़िक भी सुने, चाहे वो पंजाब का हो चाहे किसी भी प्रांत का हो, फोक म्यूज़िक को भी लोग तरह तरह से उसके बीट्स डाल के फ्यूज़ करके प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमेशा चलेगा क्योंकि उसकी मेलोडी उतनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी बात इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि हिट वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उनका सेंटर जो उनका सोल है वो अच्छा है। तो और अच्छा लिखने वाले हैं, काफ़ी हैं। जैसे आप बोल रहे थे कि क्या हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं, सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। आई थिंक देयर आर मैनी टैलेंटेड पीपल, बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे जब जैसे जैसे उनका मौका मिलेगा और वो अपना काम, जैसे आज सोशल मीडिया के थ्रू मुझे केसरिया का मौका जो हुआ, तो जैसे वो लोग को जब मिलेगा ना तो वो अपना हुनर दिखाएंगे और ये चीज़ें बाहर आएंगी। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ऑडियंस को भी एक्सेप्टेंस आई थिंक बढ़ानी चाहिए नए लोगों को सुनने में, नया म्यूज़िक सुनने में। आप कब तक वही सुनेंगे? कुछ नया कोई लेके आया उसको सुनना चाहिए।
उसे भी वक्त देना चाहिए। हम देखते हैं कई बार कोई गाना किसी ने नया ओरिजिनल रिलीज़ किया है, 3 साल बाद जाके वो वायरल होता है। जैसे आपके में हुआ था 1 साल बाद। 1 साल बाद हुआ, चलो वो तो ऑलरेडी किसी का था कंपोज़ किया हाँ, और वो हाँ। किसी और वजह से, चलो उसकी मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया लैंग्वेजेस का, हाँ। है ना? लेकिन कोई ओरिजिनल अगर किसी ने धुन बनाई है, लिखा है, वो हम देखते हैं कई बार थोड़ा टाइम लगता है उसको। तो टाइम लगता है, लेकिन अच्छा काम भी लोग कर रहे हैं। 1991 में एक मूवी में लता मंगेशकर जी ने केसरिया बालम गाया था। अभी आपके इंस्टाग्राम पे भी मैंने सुना था। केसरिया बालम आप सुनाना चाहेंगे? हाँ जी, कि हर दिल को छूता है वो। हो केसरिया बालम आवो नी, पधारो म्हारे देश देश जी, पधारो म्हारे देश। ओ केसरिया बालम आवो नी, पधारो म्हारे देश देश जी, पधारो म्हारे देश। इस लाइन को कोई भी बोलता था ऐसा लगता है कि राजस्थान पहुंच गए हैं। है ना? तो ये फोक का पावर है पावर है। कि अब ये गाना आप आँख बंद करके सुने तो आपको राजस्थान की मिट्टी ही याद आती है। राजस्थान, क्योंकि मैं बेसिकली मेरे रूट्स राजस्थान से, तो जब भी मैं इसको सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजस्थान पहुंच चुका हूँ। क्या बात। अंत में आपका प्यार की तलाश में गाना सुनना चाहूँगा। प्यार की तलाश में यूं फिरा न कर ऐ दिल, प्यार की तलाश में यूं फिरा न कर ऐ दिल, तू बड़ा ही नादान है, तेरी कोशिशें नाकाम है, मान भी ले कहना तू संभल जरा जरा सा, प्यार की तलाश में यूं फिरा ना कर ऐ दिल। 100 साल पहले तुझे हुआ था प्यार, मगर आज की बात कुछ और है, उसकी आँखों के सिवा दुनिया में रखा बहुत कुछ और है। 100 साल पहले तुझे हुआ था प्यार, मगर आज की बात कुछ और है, उसकी आँखों के सिवा दुनिया में रखा बहुत कुछ और है। प्यार की राह में चल पड़े तो हैं, मुसाफिरों के काफिले निकल पड़े तो हैं, मगर जाना है कहाँ नहीं खबर, प्यार की तलाश में यूं फिरा ना कर ऐ दिल नादान। वाह। तो मैं इस गाने के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे इसका जो अंतरा है, इसमें 2 लाइंस आती हैं। 100 साल पहले तुझे हुआ था प्यार, ये पुराना एक गाना है, उससे इंस्पायर्ड है। तो 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, तो उसका सिर्फ इतना पार्ट लेके 100 साल पहले, और उसको बदल देंगे तुझे ओल्ड स्कूल लव में अगर दिलचस्पी, तो आज तो नहीं मिलेगा भाई, आज के ज़माने में वैसा प्यार नहीं मिलेगा। और तेरी आँखों के सिवा, उसकी आँखों के सिवा दुनिया में। तो ये रेफरेंस दिया मैंने 2 पुराने गानों को, और ये कहना चाहे कि जैसे पुराना प्यार होता था, पुराने ज़माने में जैसे होता था, आजकल वैसे नहीं रहा है। तो ये एक चीज़ है इस गाने की जो ख़ास बात मुझे लगती है, जो मैं हर बार जब भी ये गाना गाता हूँ या प्रेजेंट करता हूँ तो लोगों को बताता हूँ। इस गाने को सुन के 70s 80s 90s में पहुंच जाते हैं हम। हाँ। क्योंकि वो चीज़ें आती हैं। और आपने सही कहा, एआई वो चीज़ नहीं लेके आ पाएगा। जैसे आपने दुनिया, मैंने सिंपल कहा, लेकिन आप जब दुनिया कह रहे हो ना, कितना फ़र्क है उसमें। ये चीज़ एक सोल जिसके अंदर होगी वही कर पाएगा, जो कि एआई में नहीं है। थैंक यू स्नेहदीप, इतना टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मुझे भी बातचीत बहुत करके। मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू स्नेहदीप।